चलिए कल एक बार हल्का सा क्विक देख लेते हैं क्या क्या हमने करा था, फिर आगे को हम फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को। तो हमने हाइड्रोलॉजी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था हाइड्रो मतलब यहाँ पर होता है वाटर और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो ऐसी ब्रांच जो वाटर के अकरेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है अर्थ के सरफेस पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी। क्योंकि वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो मैंने बताया था जो अर्थ का कितना पार्ट है वाटर से कवर्ड है, आपका अबव 70% जो पार्ट है वाटर से क्या है, कवर्ड है। जिसमें अगर हम 70% को भी देखें तो 97% जो वाटर है वो क्या है, सैलाइन है, और केवल 3% वाटर ही क्या है आपका यूजेबल है। जो यूजेबल वाटर है वो आपका कितना है, केवल और केवल 3%, ठीक है। फिर इस 97% में भी आपको मैंने बताया था जो 68.7% है वो क्या है, ग्लेशियर्स में है ना। और ग्राउंड, उसके बाद जो 30% वाटर है वो आपका कौन सा है, ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के नीचे है, जो जमीन के क्या है, नीचे है, ठीक है। अब अगर हम यूजेबल की बात करें तो केवल और केवल कितना था, 0.3%। कितना है, 0.3%। तो 0.3% ही वाटर को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग फॉर्म में है, जैसे रिवर्स में है, लेक्स में है और आपके अदर वेटलैंड्स में है। तो ये आपका कौन सा वाटर कहलाया जाता है, सरफेस वाटर, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मैंने आपको बताया था, साइकिल मतलब क्या हुआ, चीज़ों का रिपीटेशन, है ना। तो एक चीज़, एक फेज से जब वाटर दूसरे फेज में मूव कर रहा है और फिर उसी फेज में दोबारा आ रहा है, तो इस तरीके की साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। कब आ रहा है, जितना टाइम उसको एक फेज से दूसरे फेज में मूव करने में लग रहा है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, बताया था मैंने, रेजिडेंस टाइम। क्या बोलते हैं, रेजिडेंस टाइम, ठीक है। और रेजिडेंस टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, ठीक। फिर हमने बात करी थी कैचमेंट एरिया। व्हाट इज कैचमेंट एरिया, कोई भी ऐसा एरिया जो किसी रिवर या स्ट्रीम में जाके ड्रेन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कैचमेंट एरिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऐसी लाइन जो इस कैचमेंट एरिया को आसपास के एरिया से अलग करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं डिवाइड लाइन या रिज लाइन। क्या बोलते हैं, डिवाइड लाइन या रिज लाइन, ठीक है। उसके बाद ये बात करी थी कि आपका जो वाटर साइकिल है उसमें हमने कुछ टर्म देखे थे, जैसे आपका सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के बाद क्या हुआ, क्लाउड लॉट फॉर्म हो गए, तो फिर क्या हो गया आपका कंडेंसेशन के बाद आपका प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन क्या है, किसी भी फॉर्म में पानी अर्थ की सरफेस में आता है और लिक्विड का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाया जाता है, इवेपोरेशन। उसके बाद क्या होगा, जब प्रेसिपिटेशन होगा तो जो रेन होगी वो सॉइल की सरफेस के थ्रू क्या करेगी, मूव करेगी इनटू द ग्राउंड वाटर जोन, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। अब उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा, सरफेस से फ्लोइंग अवे ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ। कुछ टाइम के बाद सब सरफेस से भी और इन्फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डीप इन्फिल्ट्रेशन, या डीप इन्फिल्ट्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, परकुलेशन। क्या बोल देते हैं, परकुलेशन। फिर जो आपके पेड़ पौधे हैं, प्लांट हैं, उनकी बॉडी से जो वाटर एटमॉस्फेयर में लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन प्लस उसके जो आसपास की सॉइल है उसमें से जो इवेपोरेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेपो ट्रांसपिरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन। और इंटरसेप्शन क्या था, इंटरसेप्शन वो था कि वो वाटर जो प्रेसिपिटेशन हुई जब, वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचा ही नहीं, वो किसी वेजिटेशन या किसी ऑब्स्ट्रक्शन के द्वारा रोक लिया गया और वहीं से सब्सिक्वेंटली इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चले गया, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। और मैंने बताया था 20% ऑफ जो रेनफॉल है वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचता ही नहीं, मतलब कहां चले जाता है, आपका इंटरसेप्शन लॉसेज में जाता है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा आगे हम बढ़े थे, हमने बात करी थी किसकी, वाटर बजट इक्वेशन की। किसकी बात करी थी, वाटर बजट इक्वेशन की। तो वाटर बजट इक्वेशन हमसे क्या कहती है कि किसी भी कैचमेंट में जो टोटल इनफ्लो होगा और जो टोटल आउटफ्लो होगा वो आपको क्या देगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या देगा, चेंज इन स्टोरेज। तो एक बड़ा न्यूमेरिकल भी किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर बजट इक्वेशन बनाओ करके पूछ सकता है। क्या बोल सकता है आपसे, कि आपको वाटर बजट इक्वेशन बनानी है, तो किस तरीके से आपको वाटर बजट इक्वेशन बनानी है और कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहां पर हमने उस पर डील कर ली थी, ठीक है। फिर यहां पर हमने इस चीज को खत्म करने के बाद क्या स्टार्ट किया था, पहला आपका चैप्टर प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में हमने देखा था कि वाटर कम्स ऑन अर्थ सरफेस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर पानी अर्थ की सरफेस पर आता है तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म हैं जिसमें पानी हमारा अर्थ की सरफेस पे आता है। तो कौन कौन सी फॉर्म थे आपके, सबसे पहला जो मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन थी वो क्या थी, रेन। रेन के अगर साइज की बात करें तो कितना है, 0.5 से 6 mm।
किसी पर्टिकुलर दिन अगर 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो जाए तो दैट इज कॉल्ड रेनी डे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनी डे। जो रेनफॉल का रिकॉर्ड किया जाता है वो किस टाइम पे किया जाता है इंडिया में, सुबह के 8:30 बजे। कितने बजे किया जाता है, सुबह के 8:30। और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के अकॉर्डिंग लाइट रेन, मॉडरेट रेन और हैवी रेन डिफाइन किया गया है। कैसे, इंटेंसिटी 2.5 mm पर आवर से कम है लाइट, 2.5 से 7.5 मॉडरेट और 7.5 से ऊपर है तो हैवी रेन। अब अगर साइज 0.5 mm से कम हो गया तो दैट इज कॉल्ड ड्रीजल, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रीजल। और इंटेंसिटी भी इसकी बहुत कम रहती है, दैट इज 1 mm पर आवर। फिर बात कर रहे थे स्नो की, तो स्नो में ये पूछ सकता है कि जो फ्रेश स्नो होती है उसकी डेंसिटी कितनी रहती है, तो 0.06 से 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। या जनरली हम कितना ले लेते हैं, 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हेल का साइज का पूछता है आपसे जनरली, तो 8 mm से ज़्यादा। अगर जो रेन ड्रॉप है अर्थ के सरफेस पे आके फ्रीज हो गई तो दैट इज कॉल्ड ग्लेज, नीचे आकर जम गई, है ना। कल वो बता रहे जी मतलब ग्लेज मतलब ग्राउंड में आके जम रही है, और एसएस मतलब स्लीट मतलब सराउंडिंग में ही जम जा रही है, कि सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना कम है कि नीचे आने से पहले ही क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड स्लीट। इसके अलावा मैंने एक दो चीज़ और बताया था, मिस्ट हो गया, विरगा हो गया, इनके बारे में भी हमने डील करी थी, ठीक है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था दैट इज इंडेक्स ऑफ वेटनेस। क्या स्टार्ट किया था, इंडेक्स ऑफ वेटनेस, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस में हमने क्या बात की थी, इंडेक्स ऑफ वेटनेस में हमने क्या बात की थी, इंडेक्स ऑफ वेटनेस मैंने आपको बताया था सिंपली क्या है, किसी साल किसी जगह में कितनी बारिश हुई अपॉन उस जगह की नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी है। तो मैंने क्या बोला था, रेनफॉल एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन ईयर अपॉन नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट दैट प्लेस, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन एट दैट प्लेस। और मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाएगा। ये किसके टर्म्स में आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो मैंने बताया था जो ये नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितने ईयर का डाटा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 30 से 35 ईयर का जो डाटा है, जो लास्ट 30 से 35 ईयर का डाटा है, उस बेसिस पर नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन को डिसाइड किया जाता है। और इंडिया की जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है, इंडिया की नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया, इतना आपको क्या बताया था, 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर जो है इंडिया की नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा लेट अस सपोज कि किसी पर्टिकुलर जगह की अगर नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर है और इस साल यहाँ 80 सेंटीमीटर की बारिश हुई है और मुझे पूछता है इंडेक्स ऑफ वेटनेस बताओ, तो मैं क्या करता, इस साल 80 हुई है और नॉर्मली कितनी होती है 100 इंटू 100 करता, तो यहाँ से मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ जाती, कितनी आ जाती, 80%। और जैसे ही मेरी वैल्यू 80% आती तो वो चीज किसको दिखा रही है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। किसको दिखा रही है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। और इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या चीज को दिखाने के काम आ रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ रेन। तो किस चीज को दिखाने के लिए काम आता है पूछेगा तो दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ रेन। किसको दिखाता है, डेफिशिएंसी ऑफ रेन। अब हमें कैसे पता चलेगा कितनी डेफिशिएंसी है, तो अगर इसी में कहेगा वो 80%, अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितना है 80% है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी परसेंट है, 20%। कितनी डेफिशिएंसी है, 20%। तो 80% इंडेक्स ऑफ वेटनेस का मतलब है 20% की डेफिशिएंसी है। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे और अच्छे से जब हम बात करेंगे किसकी, ड्रॉट की। किसकी बात करेंगे, ड्रॉट। क्योंकि जो इंडेक्स ऑफ वेटनेस है वो बेसिकली क्या दिखाने के काम आता है, मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट, कि बारिश में क्या कमी हुई है। जो बारिश में कमी हुई है वो आपको कौन दिखाने के काम आएगा, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। तो जैसे अगर 20% से ज्यादा डेफिशिएंसी है या 25% से कम डेफिशिएंसी है, सॉरी 25% से कम डेफिशिएंसी है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिंपल ड्रॉट। क्या बोल देते हैं, सिंपल। अगर 25 से 50% के बीच में डेफिशिएंसी है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मॉडरेट ड्रॉट। और अगर 50% से ज्यादा डेफिशिएंसी है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सीवियर ड्रॉट। क्या बोल देते हैं, सीवियर ड्रॉट। ये अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। पर यहां पर ये ध्यान रखना है आपने कि अगर वो बोल रहा है कि 20% से कम या 25% से कम डेफिशिएंसी को मैं सिंपल ड्रॉट बोलूंगा, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे जो इंडेक्स ऑफ वेटनेस है वो कितना होना चाहिए, 75% से ऊपर। समझ रहे हो ना, जो 75% से ऊपर इंडेक्स ऑफ वेटनेस होगा तभी तो जो डेफिशिएंसी होगी 25% या उससे कम होगी।
तो तभी तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल ड्रॉट बोलेंगे। ठीक, अब यहां पर इसके बाद हमने कुछ टर्म देखे थे कि अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 100% आ जाए, 100% मतलब जैसा हर साल हो रहा था वैसे ही चला आ रहा है ना, तो मैंने बोला था इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर। इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल ईयर। क्योंकि अगर 100% कब आएगा, अगर इस साल भी 100 ही होती, इस साल भी क्या होती, 100 होती, तो मतलब जैसे 30-35 सालों में हो रहा है वैसे इस बार भी हो गया, तो कोई बड़ी चीज तो है नहीं, तो नॉर्मल ईयर चल रहा। अगर आपकी इंडेक्स ऑफ वेटनेस की वैल्यू लेस देन 100% आती है, तो मैंने कहा था इंडिया में जो ज्यादातर पार्ट है वो किसके हिसाब से देखा जाता है, कृषि के हिसाब से, है ना, फार्मिंग के हिसाब से। तो अगर बारिश कम है तो बोलते हैं कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, तो ऐसे ईयर को हम क्या बोल देते हैं, अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 100% से कम आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बैड ईयर। क्या बोल देते हैं, बैड ईयर। और अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस ग्रेटर देन 100% आ जाए तो इसको हम बोल देते हैं क्या, गुड ईयर। तो इतना चीज आपने ध्यान में रखना है अभी के लिए इंडेक्स ऑफ वेटनेस से। फिर हम जब ड्रॉट की बात करेंगे, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात करेंगे, फिर इससे डायरेक्टली हम डील करेंगे। तो इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे को बढ़ते हैं आज के टॉपिक में, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। कल हमने फॉर्म्स पढ़े थे, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स, ठीक है। तो दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स की, ठीक है। अभी इससे पहले हमने फॉर्म पढ़ा था, अभी इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म है। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है दैट इज फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। सबसे पहला क्या आता है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। अब बहुत ज़्यादा जो प्रेसिपिटेशन है इनके नाम ही डिसाइड कर देंगे कि ये किस टाइप के प्रेसिपिटेशन है। तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में बेसिकली होता क्या है, एक तरफ से आपका लेट अस सपोज ये कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है। देखो सिंपल बात है, जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमने बोला इवेपोरेशन हो रहा, तो मतलब सिंपली क्या हो रही है, जो एयर मास है वो लिफ्ट हो रही है, जो एयर मास है वो क्या हो रही है, लिफ्ट होके कहां जा रही है, आपकी ऊपर जा रही है, तभी तो आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है। अब यहां पर क्या है, कोल्ड एयर मास एक रीजन से बह रही है और इधर से आपकी माना एक हॉट एयर मास जा रही है। क्या जा रही है आपकी, हॉट एयर मास। अब क्या होगा, जैसे ही ये हॉट एयर और कोल्ड एयर मास आपस में टकराएंगे तो हॉट एयर मास जो होगा वो हल्का होने की वजह से क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा। जो हॉट एयर होती है वो क्या रहती है, हल्की रहती है, तो जो हॉट एयर मास है वो हल्के होने की वजह से क्या हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगा। और इसके कारण जो भी प्रेसिपिटेशन होगा उस प्रेसिपिटेशन को हम बोलेंगे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। क्या होगा, इस प्रेसिपिटेशन के इस कारण जो भी प्रेसिपिटेशन होगा उस प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो सिंपल बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में अगर देगा, द प्रेसिपिटेशन विच अकर्स ड्यू टू फ्रंटल एक्शन ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मास। हॉट एयर और कोल्ड एयर मास के फ्रंटल एक्शन की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है उस प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। तो लिख सकते हैं यहां पर प्रेसिपिटेशन, मैं छोटे छोटे में ही लिखा रहा हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई थ्योरी तो आपने कॉलेज के एग्जाम के लिए लिखनी नहीं है, ठीक है। तो मेन पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है, प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू फ्रंटल एक्शन ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर मास। हॉट एयर और कोल्ड एयर मास के फ्रंटल एक्शन के वजह से जो भी प्रेसिपिटेशन होगा दैट इज कॉल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। दूसरा जो आता है दैट इज कन्वेक्टिव। क्या आता है, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब ये किस तरीके से हो रहा है, देखो सिंपली क्या है, मैंने कहा एयर मास का क्या होना है, लिफ्ट होना है, एयर मास को क्या होना है, लिफ्ट होना है, तभी जाके क्या होगा, हमारा प्रेसिपिटेशन होगा, सिंपल बात है। अब कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखो लेट अस सपोज यहां से कोई मॉइस्ट एयर बह रही है। कैसी एयर बह रही है, मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब है नमी वाली। कैसी एयर बह रही है, नमी वाली। और इसके नीचे जो है ये आपका हॉट सरफेस है, नीचे क्या है आपका हॉट
सरफेस। अब जैसे ही ये मॉइस्ट एयर इस हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, इस हॉट सरफेस के किस में आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होके क्या हो जाएगी, फिर लिफ्ट अप हो जाएगी, है ना। तो इस कारण जो भी प्रेसिपिटेशन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव। तो नाम ही बोला कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव मतलब इन कांटेक्ट विथ, कन्वेक्टिव मतलब इन कांटेक्ट विथ। कौन किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्ट एयर किसके कांटेक्ट में आ रही है, हॉट सरफेस के, और उस कारण जो एयर लिफ्ट हो रही है और जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। उसे हम क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो इसमें लिख सकते हैं एक सिंपल लाइन अगर लिखना है, ड्यू टू अकर्स व्हेन, या सिंपल लिख सकते हैं अकर्स व्हेन हॉट एयर मास या मॉइस्ट एयर comes in contact with hot surface and then lift up, और उसके बाद क्या हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है। तो इसके वजह से जो भी प्रेसिपिटेशन होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्टिव। आपको इतनी थ्योरी याद रखनी है। फ्रंटल मतलब हॉट एयर कोल्ड एयर मास का टकराना, कन्वेक्टिव मतलब इन कांटेक्ट विथ, कौन किसके कांटेक्ट में, मॉइस्ट एयर हॉट सरफेस के कांटेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तीसरा आपका आता है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। कौन सी आती है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन क्या होती है, देखो लेट अस सपोज यहां से आपकी कोई एयर बह रही थी, या एयर कोई जा रही थी, ठीक है, कोई एयर आपकी यहां पर फ्लो कर रही थी, ठीक है, और यहां पर आपका क्या आ गया, कोई बैरियर आ गया, यहां पर आपका क्या आ गया, कोई बैरियर आ गया, नेचुरल बैरियर लाइक माउंटेन वगैरह, है ना। तो यहां पर आपका क्या हो गया, नेचुरल बैरियर आ गया, दैट इज माउंटेन, या आपका कोई नेचुरल बैरियर आ गया, माउंटेन। अब जब ये बैरियर आ गया और एयर तो अपना बह रही थी, है ना, तो जिस डायरेक्शन से ये फ्लो कर रही है इसको बोलते हैं सीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं, सीवर्ड साइड। और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं, लीवर्ड। तो ये होती है सीवर्ड साइड और इसको क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड। अब जैसे ही ये एयर इस पहाड़ से टकराएगी या इस बैरियर से टकराएगी तो क्या होगी, लिफ्ट अप हो जाएगी, और इसके कारण जो भी प्रेसिपिटेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कैसे हो रहा है, ड्यू टू सम नेचुरल बैरियर्स। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू सम नेचुरल बैरियर्स। लिफ्टिंग ऑफ एयर मास, लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू सम नेचुरल बैरियर्स, नेचुरल बैरियर्स। कुछ नेचुरल बैरियर के आने के वजह से जब हमारा एयर मास क्या हो रहा है, लिफ्ट अप हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, लिफ्ट अप हो जा रहा है। इस कारण जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। और इस केस में आपको यहां पर इस वाले साइड में, कौन से वाले साइड में, सीवर्ड साइड में हैवी रेन देखने के लिए मिलेगी। कौन सी रेन देखने के लिए मिलेगी, हैवी रेन, हैवी रेन देखने के लिए मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें उस वाली साइड में तो वहां पर आपको क्या देखने को, कोई कहता है रेन शैडो या लाइट रेन, है ना। तो यहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, लाइट रेन। यहां को क्या देखने के लिए मिलेगी, लाइट रेन, है ना। जैसे आप यहीं वाला एरिया की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या है, बीच में बैरियर है, तो यहां से आपकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, तो जब टकरा रही है मॉइस्ट एयर तो क्या हो रहा है, लिफ्ट अप हो रही है। तो इस वाले एरिया में क्या होती है, रेनफॉल हैवी देखने के लिए मिलती है, और उसके जो पल्ले तरफ होगा वहां आपको क्या दिखेगी, लाइट रेन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रेसिपिटेशन होता है उसका रीजन क्या है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, बिकॉज ऑफ हिमालयाज। किसके वजह से, हिमालयाज के वजह से जो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन है इंडिया में वो किस वजह से होता है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन की वजह से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन
मोस्ट ऑफ द precipitation occurs due to orographic precipitation because of हिमालयाज के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है इंडिया में वो किस कारण होता है? ड्यू टू ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना? तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। लीवर्ड सीवर्ड ये भी क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है कि लीवर्ड साइड सीवर्ड साइड जो हम बात कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? कोई डाउट? टाइप्स ऑफ हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। बढ़े आगे को? ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रेसिपिटेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब साइक्लोन देखे होंगे आपने, है ना? साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, है ना? तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन क्या है? जब दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस आ जा रहा है। क्या हो जा रहा है? प्रेशर डिफरेंस। तो उसके वजह से एयर क्या हो रही है आपकी? लिफ्ट अप हो जा रही है। तो उस टाइप के प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किस कारण हो रहा है? ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ एयर मास, ड्यू टू लिख सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू किसके कारण? प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर मास जब हमारा लिफ्ट अप हो जा रहा है तो उसके कारण जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है उस प्रेसिपिटेशन को हम क्या बोल रहे हैं? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। क्या बोल रहे हैं? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम थोड़ा सा और समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? इसके अंदर और घुसोगे तो बहुत चीजें हैं, पर जो पेपर में आता है उसकी हम बात करते हैं। तो साइक्लोनिक के अंदर भी एक आता है आपका साइक्लोन और एक आते हैं आपके एंटी साइक्लोन। क्या आते हैं? एक आता है साइक्लोन और एक क्या आते हैं? एंटी साइक्लोन। ठीक है? साइक्लोन कैसे आते हैं कि आपका माना क्या है? कोई अंदर पॉइंट है और वहां पर क्या है? कोई लो प्रेशर रीजन है। कैसा रीजन है? लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर रीजन है तो ये कहां की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा? हाई प्रेशर की तरफ। तो ये कहां की तरफ, जो अंदर वाला एरिया है किस कहां की तरफ को भागने की कोशिश करेगा? हाई प्रेशर रीजन की तरफ को। ठीक है? तो इससे जो भी इस तरीके का जो भी होता है इसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। अब जो ये साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन की हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होती है। कहीं वो क्या होते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं और कहीं क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका सवाल आता है पेपर में, यही आपका सवाल आएगा कि सबसे पहले कि साइक्लोन कैसे है? तो साइक्लोन क्या है? लो प्रेशर रीजन है। कैसा रीजन है? लो प्रेशर। और वहीं अगर एंटी मतलब इसका उल्टा कर देना है। एंटी मतलब क्या कर देना है? इसको सीधा उल्टा कर देना है। तो एंटी साइक्लोन में क्या होगा? हाई प्रेशर रीजन। क्या होंगे? हाई प्रेशर रीजन। एंटी साइक्लोन में क्या होगा आपका? हाई प्रेशर रीजन। तो ऐसे जो अंदर की तरफ को आएगा, इसमें कहां की तरफ को आएगा? अंदर की तरफ को, हाई प्रेशर रीजन की तरफ को भागेगा। और इस तरीके से क्या हो रहा है? एयर मास क्या हो रहा है? लिफ्ट अप हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोन। क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोन। अब सवाल क्या आता है? आपको सिंपल बताता हूं कि साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर। तो आपको बताना पड़ेगा सबसे पहले, तो साइक्लोन लिखा है तो सबसे पहले देखना लो प्रेशर है या हाई प्रेशर वाला ऑप्शन, दो आएंगे। तो साइक्लोन आते ही आपने किसको पकड़ लेना है? लो प्रेशर, है ना? अब दूसरा वो पूछना चाह रहा है कि नॉर्थर्न डायरेक्शन में, नॉर्थर्न रीजन में इसकी डायरेक्शन क्या होती है, या साउदर्न रीजन में इसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है? तो जैसे आपने एन बनाया ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे घुमा दो, ये साउदर्न में ये। ठीक है? तो इनका मुंह इस तरीके से याद करने के लिए तरीका है। तो नॉर्दर्न में कैसे घूम रहे हैं? देखो एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और वहीं अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे? क्लॉकवाइज। और एंटी मतलब इसका जस्ट उल्टा। एंटी मतलब इसका क्या हो गया? उल्टा। अभी बताता हूं क्वेश्चन क्या पूछेगा अब आपको, नॉर्दर्न और साउदर्न। तो नॉर्दर्न में यहां एंटी था तो यहां नॉर्दर्न में कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। और साउदर्न में क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक। कुछ नहीं करना है, इनका मुंह जैसा है वैसे ही घुमा देना है। इनके मुंह को क्या कर देना है?
घुमा देना आपने, ठीक है। अब अगर आपका सवाल अगर आया तो क्या आएगा, देखो कि कहेगा क्वेश्चन वो एंटी, यह बोल देगा एंटी साइक्लोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, क्या बोल देगा, एंटी साइक्लोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या बात होती है एंटी साइक्लोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, बताओ। अगर मैं बात करूं एंटी साइक्लोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो एंटी साइक्लोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर क्या आंसर करोगे? सबसे पहले तो करोगे एंटी साइक्लोन कह रहा तो कौन सा वाला ऑप्शन देखना है, हाई प्रेशर, कौन सा, हाई प्रेशर जोन, और कौन से में बोल रहा है, साउदर्न विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, हाई प्रेशर जोन विथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही साइक्लोन को पूछेगा तो साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलोगे, लो प्रेशर जोन विथ एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए बढ़े आगे को, तो दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेन गेज नेटवर्क के बारे में, किसके बात करते हैं, रेन गेज नेटवर्क के बारे में, ठीक है। कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर जगह की बारिश नापनी है ना, तो क्या रिकमेंडेशन है, कितने स्टेशन हमने लगाने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ की बारिश नापनी है तो क्या करूँ, अगर मेरे को बारिश नापनी है तो क्या करूँ, रेन गेज लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ, यहीं लगा दूँ, हैं ओपन एरिया में, और कहाँ लगाए, वेस्ट, हाँ चलो वो बात अलग है, अभी करते हैं, उसको भी करेंगे जब हम रेन गेजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके, रेन गेज नेटवर्क की, इसकी बात कर रहे हैं, रेन गेज नेटवर्क की, ठीक है। अब रेन गेज नेटवर्क का मतलब, अब अगर मेरे को देखो हर जगह बारिश अलग अलग होगी, कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, है ना, तो अलग अलग नंबर ऑफ स्टेशन लगाने पड़ेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो जो हमारा आईएमडी है, आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कौन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसमें IS 4987 1968 में ये कुछ बात कही गई है जो आपसे पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है आपसे, 1968 IS 4987 में कुछ बात कही है, अभी ये रिवाइज्ड भी हुआ है 1994 में, तो उसका भी हम डाटा देख लेंगे, ठीक है, एक हल्का सा डाटा देख लेंगे। तो जो पुराना डाटा है 4987 1968, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका प्लेन एरिया है, कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, ठीक है। तो प्लेन एरिया है तो ये बोलता है वन स्टेशन रिक्वायर्ड, वन स्टेशन इज रिक्वायर्ड एट एवरी 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे एक स्टेशन लगेगा, अगर वो कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, कैसा एरिया है, प्लेन एरिया है, ठीक है। अगर वो माउंटेनियस एरिया है अप टू एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर, अप टू एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर, ठीक है, मतलब जो एकदम प्लेन भी नहीं है और एकदम पहाड़ भी नहीं है, उनके बीच का एरिया है ना, तो वहां पर क्या कहता है कि एक स्टेशन चाहिए फॉर एवरी 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे एक स्टेशन लगेगा, ठीक है। और अगर आपके एरिया हिली एरिया है, कैसा एरिया है, हिली एरिया, तो हिली एरिया के लिए ये बोलता है जी आपको एक स्टेशन चाहिए, आप फॉर एवरी 130 किलोमीटर स्क्वायर, किसके लिए चाहिए, 130 किलोमीटर स्क्वायर के लिए एक स्टेशन चाहिए, ठीक है। तो ये आईएमडी ने बोला है, इसका जो एक पार्ट है IS 4987 1968, इसमें ये सारी कहानी बता रखी है। तो अगर प्लेन एरिया है तो एक स्टेशन 520 किलोमीटर स्क्वायर पे, अगर आपका अप टू माउंटेनियस एरिया है अप टू एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर तो उसके लिए 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर पे एक, और अगर आपका हिली एरिया है तो वहाँ पर एक स्टेशन पर 130 किलोमीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मैंने बोला फिर कब संशोधन हुआ है इसमें, 1994 में। कब हुआ है? 1994 में। तो अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो पुराना ही चलेगा। ठीक है, तो वहां पर कुछ नहीं, 520 की जगह 500 कर दिया। 520 की जगह क्या कर दिया? 500। आप उस डाटा को भी याद रखोगे, अपने आप रिकॉल हो जाएगा। 260 की जगह कितना कर दिया? 250 से 50। और 130 की जगह कितना कर दिया? 150। ये वन स्टेशन है, वन स्टेशन एट एवरी इतना किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है ना, एट एवरी दिस इतना किलोमीटर डिस्टेंस। अब आपको एरिया की बात तो पता ही है, कौन कौन से एरिया की बात कर रहा हूं मैं? प्लेन, हिली और माउंटेनियस। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है, ऐसे आपको 13 का टेबल याद है? नहीं याद है? 13 का पहाड़ा याद नहीं है ना? तो 13 का पहाड़ा ऐसे होता है, देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, ऐसे याद हो जाएगा, है ना? तो 130, 260 से 390 और 520 किलोमीटर पे। ठीक है, और ये डाटा याद है तो लमसम तो आप वैल्यू लगा ही रहोगे। ठीक है, और अगर हम केवल इंडिया की बात करें, इन इंडिया में जनरली जो हम एक इंडिया को ही बांट दें, ये तो आईएमडी ने बांटा है एरिया, अगर हम इंडिया को ही बांट दें तो इंडिया में 600 किलोमीटर स्क्वायर पर एक स्टेशन लगता है। क्या लगता है? इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इन इंडिया की, हम सिंपल इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक स्टेशन चाहिए लगभग 600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है वो एक स्टेशन पर 600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आपने ध्यान में रखना है। अब मुझे ये बताओ, जो रेन गेज डेंसिटी है, डेंसिटी समझ रहे हो ना, उसका घनत्व, उसका क्या घनत्व, तो हिली एरिया में ज्यादा है, प्लेन एरिया में ज्यादा है? हिली एरिया में रेन गेज डेंसिटी ज्यादा है या प्लेन एरिया में ज्यादा है? हिली एरिया में। क्यों? देखो यहां पर अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 520 किलोमीटर स्क्वायर का प्लेन एरिया है। ये कैसा एरिया है? प्लेन एरिया है। और ये 520 किलोमीटर स्क्वायर का हिली एरिया है। समझ रहे ना? अब अगर ये प्लेन एरिया है तो यहां पर तो केवल और केवल बारिश नापने के लिए क्या लगेगा? एक रेन गेज लगेगा। बट अगर मैं यही 520 हिली एरिया होता तो यहां पर कितने स्टेशन लगते? 13 चौको 52, मतलब 4 स्टेशन लगते। कितने लगते? उस एरिया सेम है, पर यहां पर कितने स्टेशन चाहिए? 4। और यहां पर कितने चाहिए? यहां पर कितना चाहिए? 1 चाहिए। और यहां पर कितने चाहिए? 4। तो डेंसिटी कहां ज्यादा हुई? हिली एरियाज के लिए ज्यादा हुई या प्लेन एरिया के लिए ज्यादा हुई? ठीक है, कौन से एरिया के लिए ज्यादा हुई? हिली एरिया। तो हिली एरिया के जो, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जो अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में ही मैं देख रहा था कि जो डेंसिटी है हिली एरिया की, या ऐसा बोलो कि रेन गेज डेंसिटी ऑफ हिली एरिया एज कंपेयर टू प्लेन एरिया इज डैश टाइम्स। तो कितने टाइम है? लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम है? 4 टाइम। यहां तो प्योर ही है, तो कितना टाइम है? 4 टाइम, क्योंकि वहां 130 किलोमीटर पे एक लग रहा है और यहां पर इसकी डेंसिटी कितने टाइम है हिली एरिया की? 4 टाइम। हिली एरिया में कितनी डेंसिटी है? उसके 4 टाइम। ठीक है ना? तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो रेन गेज डेंसिटी है, मतलब रेन गेज नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो रेन गेज डेंसिटी है वो कौन से देश में है? इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल। इजराइल बहुत आगे माना जाता है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो वहां पर रेन गेज डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा है ना? तो रेन गेज डेंसिटी इज मैक्सिमम इन विच कंट्री पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये जीके जैसे भी हो गए और टेक्निकल भी हो गए। ठीक है, तो रेन गेज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट कौन से देश में? इजराइल में। सबसे ज्यादा जो रेन गेज डेंसिटी है वो कहाँ है? इजराइल। मैक्सिमम रेन गेज डेंसिटी, मैक्सिमम रेन गेज डेंसिटी, जो मैक्सिमम रेन गेज डेंसिटी है वो कौन से देश में है? इजराइल में। कौन से देश में है? इजराइल में। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रहेगी। बढ़े आगे को, थोड़ा सा बढ़े और आगे को। ठीक है, इतनी बात तो ध्यान रहेगी, है ना? अब माना मुझे कहीं की बारिश नापनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ की बारिश नापनी है, मुझे देहरादून की बारिश नापनी है। कहाँ लगाऊँ स्टेशन? कहाँ जाऊँ मैं? घंटा घर में लगा दूँ? बारिश नप जाएगी पूरे देहरादून की। आपको भी पता है, कभी राजपुर में हो रही, कभी प्रेमनगर में नहीं हो रही, कभी यहाँ हो रही, कभी वहाँ नहीं हो रही, है ना? यहाँ तो पल पल में रंग बदल रहे, मतलब यहाँ पर हो रही है, वहाँ पर नहीं हो रही होगी। तो आपको अगर रेनफॉल निकालनी है किसी पर्टिकुलर की, तो आप कैसे एक्यूरेटली निकालोगे? तो उसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर जगह की आपको बारिश अगर निकालनी है तो उस जगह की बारिश को निकालने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन आपको कितने चाहिए।
तो दैट इज कॉल्ड एडिक्वेसी या ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिक्वेसी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। हम क्या बोलते हैं, एडिक्वेसी या ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमम नंबर या एडिक्वेसी ऑफ रेन गेजेस। अब अभी तो इतनी हमने बात कर दी कि इंडिया में कौन से एरिया में कितने कितने स्टेशन लगाने हैं, अभी तो हमने इसकी बात कर दी। अब हम बात कर रहे हैं एडिक्वेसी ऑफ रेन गेजेस, है ना। तो एडिक्वेसी मतलब ऑप्टिमम नंबर भी बोलते हैं, और ऑप्टिमम का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर जगह की अगर बारिश को आपने एक्यूरेटली नापना है तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशन कितने आपको चाहिए। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। माना मैं कहता हूं कि देहरादून की बारिश नापने के लिए आपको 5 स्टेशन चाहिए, है ना, तो 7 लगा दोगे तो क्या होगा, है क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी तो बढ़ी जाएगी, है ना। अच्छी बात है ना, अगर 5 की जगह कोई 7 लगा दे, 8 लगा दे, इजराइल लगा रहा है ज्यादा डेंसिटी नेटवर्क की लगा रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो जितने ज्यादा स्टेशन लगाओगे एक्यूरेसी तो बढ़ेगी, है ना, पर खर्चा कहां से आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेटली नापना है तो ऑप्टिमम नंबर कितने चाहिए, मिनिमम इतने चाहिए ही चाहिए। ज्यादा तो आप कितने भी लगा लो, आपकी मर्जी है, पैसा है तो लगाओ, पर इससे कम लगाओगे तो एरर आएगा, इससे कम लगाओगे तो एरर आएगा, पर मिनिमम इतने चाहिए। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। तो ऑप्टिमम से मत समझना मैक्सिमम, ऑप्टिमम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेनफॉल ऑफ अ गिवन एरिया। किसी एरिया की बारिश को नापने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेशन चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज n बराबर CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, CV अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर, है ई बोल दो, चलो कुछ भी नाम तो ऐसी है, ठीक है, CV अपॉन ई का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर जो ई है वो क्या है, परसेंटेज एरर है। क्या है, परसेंटेज एरर। सी क्या है, परसेंटेज। अब एरर कब आएगा, एरर कब आएगा, जब स्टेशन कम हो रहे होंगे ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बारिश नापनी थी, देहरादून की बात कर रहा, तो P1 P2 P3 स्टेशन लगाए, 3 ही स्टेशन लगाए। तो अब अगर 3 स्टेशन लगाए तो इसका मतलब कम लगाए, तभी तो एरर आ रहा होगा। अगर ज्यादा लगाता तो एरर तो आता ही नहीं। तो ई क्या है, परसेंटेज एरर। वो कब आ रहा है, जब स्टेशन क्या है, ऑप्टिमम से कम है। जब स्टेशन क्या है हमारे, ऑप्टिमम से कम है, तो तब जाके वो एरर आ रहा है, सीधी बात है। अब यहां पर जो CV है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए फॉर्मूला है दैट इज 100 सिग्मा अपॉन पी बार। अब मैंने जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब मैंने इसको किस में लिखा, परसेंटेज में। किस में लिखा, परसेंटेज में। आप अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो ये अगर 10% ही दिया है तो उसको फिर परसेंट में मत रखो, परसेंट में रख रहे हैं क्योंकि परसेंट एरर बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 100 से। तो ये भी परसेंट में आएगा, इसका मतलब ये भी किस में आएगा, परसेंट में। 100 सिग्मा अपॉन पी बार, जहां पर पी बार क्या है, एवरेज। एवरेज, एवरेज कैसे निकालोगे आपको पता ही है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन। और सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। होगी बारिश होगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है आपने निकाला होगा, P1 माइनस P डैश माइनस P1 का होल स्क्वायर प्लस P डैश मतलब एवरेज माइनस P2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 कर लो अपॉन n माइनस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सवाल क्या क्या आते हैं इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आते हैं और क्या क्या आ सकते हैं इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहले इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। अब भड़म भड़म हो ही गया तो वेरिएबिलिटी की भी बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन आता है, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ठीक है। वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अभी उसको बात करेंगे, पहले इसको बात खत्म कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें सवाल कैसा आता है, देखो एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक छोटा आता है। अब बड़ा तो आपके पेपर में नहीं आएगा, अगर आ गया तो छोड़ देना, क्योंकि ये निकाल दोगे क्या, ये निकालने बैठ जाओगे क्या, अंडर रूट ऑफ P1 माइनस P बार, ऐसे एवरेज तक तो निकाल भी सकते हो। तो अब बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, जैसे उसने बोला कि इस स्टेशन में इतनी बारिश हुई, इसमें इतनी बारिश हुई, इसमें इतनी बारिश हुई, तीनों की दे दी, ठीक है, तीनों की बारिश दे दी, और उसने कहा कि परसेंटेज एरर माना 20% आ गया। परसेंटेज एरर कितना आया, 20%। तो कहेगा ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज बताओ। तो आपको फिर वही काम करना पड़ेगा, पहले P बार निकालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, फिर CB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। E को तो दिया है, चलो फिर आप N की वैल्यू निकाल लो। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस, क्योंकि ये वाली चीज़ कैलकुलेट करना थोड़ा सा आपके लिए वहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। पर अगर वहाँ आता है कॉलेज वाले पेपरों में तो कुछ नहीं करना, P1 P2 P3 एवरेज कर देना, एवरेज आपको आ गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 अपॉन N आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या है, P बार माइनस P1 का होल स्क्वायर प्लस P बार माइनस P2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा, वो डायरेक्टली दे देगा आपको, है ना। मैं कह देता हूं, इफ 4 स्टेशन आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रेनफॉल of a area, if total 4 station is used to calculate the rainfall of a area having coefficient of variation, coefficient of variation 30% and percentage error of 10%, percentage error of 10%, ठीक है। then find the total number of additional rain gauge रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ एडिशनल रेन गेज रिक्वायर्ड। ये आपका क्वेश्चन आएगा, जो पेपर में आएगा वो केवल इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आपको सीधा ही दे देगा वो CB, आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा। CB निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उस तरीके से, फिर अगर निकालने के लिए बोलेगा फिर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू देगा, है ना। तो बताओ, आंसर बताओ, क्वेश्चन है तो। अब 2 चीज़ पूछेगा देख, है ना। एक ये क्या पूछा है, एडिशनल रिक्वायर्ड, क्या पूछ दिया, एडिशनल रिक्वायर्ड, है ना। हाँ, तो क्या हो जाएंगे 5। पहले ऑप्टिमम नंबर निकालने पड़ेंगे कि मिनिमम कितने चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, दैट इज N बराबर 30/10, दोनों परसेंटेज में है तो सीधे 30/N का स्क्वायर होता है, आपको पता है, CB अपॉन E का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर मतलब N बराबर कितना आ गया, 9। अब जल्दीबाजी में 9 में टिक नहीं मार देना, जल्दीबाजी में 9 में टिक नहीं मारना है। उसने क्या बोला है, एडिशनल बताओ, उसने क्या बोला है, एडिशनल बताओ। तो एडिशनल कितने और चाहिए, 4 तो यूज कर ही रखे उसने, 4 तो यूज कर ही रखे हैं, है ना। तो 4 यूज कर ही रखे हैं, तो एडिशनल कितने और चाहिए, दैट इज 9 माइनस इज इक्वल टू 5। तो 5 रेन गेज और चाहिए तो आपका काम बन जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एडिक्वेसी और ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। या तो ऑप्टिमम पूछ लेगा या एडिशनल पूछ लेगा। तो ऑप्टिमम भी पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्टिमम से माइनस कर दोगे जितने आपने लगा रखे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़। अब एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल है, जो रेनफॉल की वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में होती है। तो जिस एरिया में बारिश कम होती है तो वहां पर आपको वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट इसको बना के लिख सकते हैं, नोट बना के, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल is maximum in the area of scanty rainfall, scanty rain, ठीक है। तो जो वेरिएशन होता है रेनफॉल का वो मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ बारिश की क्या हो, कमी हो। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था कि
स्कैंटी मतलब जहाँ बारिश में कमी है ना। तो एक सवाल आया था कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आया था, इंडिया का इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें वेरिएशन ऑफ रेनफॉल क्या है, सबसे ज़्यादा है, बताओ। हैं? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। तो लिख लो ना उसको नोट बना के कि इंडिया में जो रेनफॉल है, स्कैंटी रेन, ये वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल मैक्सिमम, वो कहाँ है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मैक्सिमम, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मैक्सिमम इन राजस्थान। जो वेरिएबिलिटी है रेनफॉल की वो मैक्सिमम कहाँ है? वो राजस्थान। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। किसकी बात कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं नेटिंग, हो गया इतना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, है ना? कोई डाउट तो नहीं है? कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं क्वेश्चनों के हिसाब से ही लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। और ये सब्जेक्ट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मतलब नंबर दे के जाएगा, मतलब छोड़ो मत इसके क्वेश्चन। 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो रख के जाओ, ठीक है? 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8-10 लेक्चर होगा, क्या कितना कम रिस्क है। और कितने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिसमें 34-34 लेक्चर लग जा रहे हैं और 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और यहाँ 10 दिन में 7-8 क्वेश्चन बन रहे, तो क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो ऐसे सब्जेक्ट को एक एक चीज़ बारीकी से, खासकर मैंने कहा जब हाइड्रोग्राफ के क्वेश्चन पूछूंगा, जब इन्फिल्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछूंगा, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल की। ठीक, अब अगर मैं रेनफॉल के मेजरमेंट की बात करूं तो रेनफॉल का मेजरमेंट हम किससे करते हैं? रेन गेजेस। उसके लिए हमें क्या इंस्टॉल करने पड़ेंगे? रेन गेजेस। अब आप पेपरों में क्या आ रहा है, केवल रेन गेजेस ही नहीं आ रहा है, इसके और भी बहुत नाम है। इसको रेन गेजेस भी बोलते हैं, इसको प्लूवियोमीटर भी बोला जाता है। अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में प्लूवियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर आ गया, है ना? तो प्लूवियोमीटर भी बोला जाता है, ऑम्ब्रियोमीटर भी बोला जाता है, हीटोमीटर भी बोला जाता है, और ऐसे ऊडोमीटर भी बोला जाता है। ये सारे इसी के नाम है, ठीक है? तो रेन गेजेस के नाम, रेन गेजेस बोल दो, प्लूवियोमीटर बोल दो, ऑम्ब्रियोमीटर बोल दो, हीटोमीटर बोल दो, ये सारे ही इसके ही नाम है, ठीक है? तो अगर कोई बोले रेनफॉल हम किससे नापते हैं? इनसे नापते हैं। तो इनसे हम नापते हैं, तो सबसे पहले तो सवाल यही आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि इसको कहाँ प्लेस करूँ मैं। अगर आपको रेनफॉल नापनी है तो आप रेन गेज का यूज करोगे, तो रेन गेज को कहाँ यूज करो, कहाँ इंस्टॉल करो? सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके लिए? जो कंडीशन है, जो मेन कंडीशन पेपर में पूछी जाती है, बाकी तो अनाप शनाप कंडीशन नॉर्मल ही है, प्लेन लेबल्ड होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, जो ये रेन गेजेज हैं वो इंस्टॉल करे होने चाहिए एक ओपन स्पेस या ओपन फेंस्ड एरिया ऑफ 5.5 मीटर। तो समझ रहे हो ना? तो 5.5 मीटर तक इधर उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। तो ओपन फेंस्ड एरिया ऑफ 5.5 मीटर एटलीस्ट। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ओपन फेंस्ड एरिया होना चाहिए, ओपन फेंस्ड एरिया ऑफ क्या? 5.5 मीटर। सबसे पहले तो एक ओपन फेंस्ड एरिया होना चाहिए 5.5 मीटर, ठीक है? दूसरा कि इसको जनरली, जैसे आपकी माना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, है ना, यहां पर कोई बिल्डिंग आ गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन से एटलीस्ट 30 मीटर दूर या ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, 30 मीटर दूर और ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। कितनी दूर रखना है? ये दो मेन पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। राइटिंग समझ में आ तो रही होगी ना, मुंह से भी बोल ही रहा हूं, लिख तो खराब ही रहा हूं, खैर ठीक है, वैसे समझ में तो आ ही रही होगी, ठीक है? तो यहां ध्यान रखना कि आपको ये बोलेगा कि ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन के। बाकी तो आप रखोगे ही कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखोगे, बिल्कुल जमीन में भी नहीं रखोगे,
है ना, क्योंकि स्प्लेसिंग वगैरह हो सकती है, तो आप थोड़ा सा उसको क्या करोगे, ऊपर ही रखोगे, तो बाकी तो आपको पता ही चल जाएंगी कंडीशन। लेबल्ड ग्राउंड होना चाहिए, है ना। तो पहला जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक ओपन फेंस्ड एरिया होना चाहिए 5.5 मीटर का, ठीक। और दूसरा जो आपका रेन गेज है वो कितनी दूरी पे होना चाहिए, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग है या कुछ और आ गया, उससे 30 मीटर की दूरी, या अगर आप हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो ट्वाइस इंटू हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो एटलीस्ट इतनी दूरी पे आपको क्या करना है, इस रेन गेज को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इस रेन गेज को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, रेन गेजेस की, किसकी बात कर रहे हैं, रेन गेजेस की, तो रेन गेजेस से हम क्या नाप रहे हैं, रेनफॉल। रेन गेजेस से हम क्या नाप रहे हैं, रेनफॉल। तो अगर हम रेनफॉल नाप रहे हैं तो जो रेन गेजेस होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। जो रेन गेजेस हैं तो वो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। जो रेन गेज होंगे हमारे कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के। जो पहला होता है उसे बोलते हैं नॉन रिकॉर्डिंग, और दूसरा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो पहला जो होता है इसे हम बोलते हैं नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज, और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नॉन रिकॉर्डिंग, इसको नॉन रिकॉर्डिंग नाम क्यों बोला, क्या रिकॉर्ड नहीं करता होगा ये, है। मैं कह रहा हूं कि अगर इसको हमने नॉन रिकॉर्डिंग बोल दिया तो नॉन रिकॉर्डिंग हमको रेन गेज करना क्या है कि रेनफॉल डेप्थ निकालनी है, सिंपली क्या निकालनी है, रेनफॉल डेप्थ, ठीक है। और ऑल्दो इसके अलावा और चीज भी निकलती है वहां पे, है ना। तो अब हमने इसको नॉन रिकॉर्डिंग क्यों बोला, हमने इसको नॉन रिकॉर्डिंग क्यों बोला, मेरा ये सवाल है बस। हम इसको नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज क्यों बोल रहे हैं, जोर से बोलो। ऑटोमेटिक नहीं है इसलिए नॉन रिकॉर्डिंग, और कुछ, चलो थोड़ा बहुत सही हो गया, चलो। है बिल्कुल, इसमें क्या होगा कि एक कंटेनर होगा, अभी दिखा रहा हूँ सारा, है ना। वो कंटेनर में रेनफॉल कलेक्ट होगी, फिर उसको आप मेजरिंग जो आपका सिलेंडर होता है उसमें डाल के फिर आप कैलकुलेट करोगे कि रेनफॉल डेप्थ कितनी आई है। और ये केवल आपको रेनफॉल डेप्थ देगा, पर ये नहीं बताएगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए रेनफॉल हुई, किस ड्यूरेशन में रेनफॉल ज़्यादा हुई, किस टाइम में उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी या कम थी, ये चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला, नॉन रिकॉर्डिंग। वहीं अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो ये सारी चीज़ें बताएगा, ठीक है। तो नॉन रिकॉर्डिंग में हमारे आपके तीन तरीके के आते हैं मेनली। एक तो होता है टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग बकेट टाइप कैसे करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ये करेंगे, फिर रीडिंग लेंगे, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे पेपर के उससे। तो टिपिंग बकेट टाइप एक होता है आपका, दैट इज वेइंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप। और तीसरा होता है आपका नेचुरल साइफन। और एक क्वेश्चन ये भी आता है नेचुरल साइफन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम ही क्या है, फ्लोट टाइप। अभी अभी पेपर में आया है, तुम तो देखते नहीं हो, हम देख के आए हैं पेपर में क्या क्या आया है, ठीक है। तो नेचुरल साइफन या फ्लोट टाइप। इसके अलावा भी एक एडवांस में और भी काफ़ी यूज हो गए हैं, जैसे एक टेलीमेट्रिक टाइप भी आता है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसका भी जिक्र किया गया है, टेलीमेट्रिक टाइप का भी जिक्र किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, रिकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर हम नॉन रिकॉर्डिंग में बात करें तो नॉन रिकॉर्डिंग में एक ही आता है आपका यहाँ पर, जिसका नाम है साइमंस गेज। क्या नाम है, साइमंस गेज। क्या है, साइमंस गेज, ठीक है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, साइमंस गेज, ठीक है। तो इंडिया में रिकॉर्डिंग कौन सा यूज होता है कहेगा तो नाम कंफ्यूज मत करना, नेचुरल साइफन अभी बात कर रहे हैं। और नॉन रिकॉर्डिंग कौन है, साइमंस गेज। नॉन रिकॉर्डिंग कौन है, साइमंस गेज, ठीक है। तो यही हम बात कर रहे हैं रेन गेजेस की। तो यही कह रहा है, रेन गेज इज एन आर्टिफैक्ट यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल स्टेशन टू हेल्प मेजर एंड कलेक्ट द प्रेसिपिटेशन दैट फॉल इन अ सर्टेन प्लेस। प्रेसिपिटेशन आर ऑल हाइड्रोमीटर फॉलिंग ऑन द अर्थ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग रेन, ड्रिजल, हेल, स्नो, ये सब। देयर आर टू टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, तो हमने बात कर ही ली है। एक आपका है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, नॉन रिकॉर्डिंग क्यों बोलते हैं ये भी हमने बात कर ली है। और दूसरा आपका कौन सा है, रिकॉर्डिंग टाइप। दूसरा आपका क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसको, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप को, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, इंडिया में नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज कौन सा यूज होता है। तो हमने पहले ही बात कर लिया, तो कौन सा होता है, साइमंस रेन गेज।
देखो इट गिव्स ओनली टोटल रेनफॉल अगर ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मतलब यही देगा कि टोटल रेनफॉल कितनी हुई, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, किस टाइम पे ज़्यादा कम हुई, इससे कोई मतलब नहीं है उसको, केवल क्या कह रहा है कि कितनी रेनफॉल हुई है, बस इसका डाटा देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला है, नॉन रिकॉर्डिंग, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब नॉन रिकॉर्डिंग इंडिया में जो यूज होता है उसका नाम क्या है, साइमंस गेज। क्या होता है, साइमंस गेज, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, इसका डाया पूछेगा, बहुत बार पूछता है, 127 mm, इसका क्या होता है, 127 mm डाया रहता है, और ये आपका 203 मीटर, और पूरी यहां से यहां तक की हाइट आपकी लगभग 30 सेंटीमीटर, 30.5 या 30 सेंटीमीटर का ही रहता है। और इसके अलावा ये आपका बेस या प्लेटफॉर्म है, 210 mm का एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, उसके ऊपर इसको क्या करा जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये, और एक इसकी हाइट है। तो ये बीकर की हाइट की बात करूं तो ये कितने हैं, 203 mm। उसके बाद इसमें क्या लगा है, देखो फनल लगा है, क्या लगा है, फनल। और ये नीचे जिसमें डाटा कलेक्ट हो रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिसीवर, क्योंकि बारिश तो इसी में आएगी, फनल में पड़ेगी और इसमें आके क्या होगी, कलेक्ट हो जाएगी। और ये बाहर से इसकी क्या है, बॉडी बना दी है, मतलब इसको प्रोटेक्ट करके क्या कर दिया, बॉडी बना दी। और यहां पर क्या होगा, रेनफॉल कलेक्ट होगी, रेनफॉल क्या होगी, कनेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, और यहां पर देखेंगे कि कितना mm आपकी बारिश हुई है, कितना सेंटीमीटर बारिश हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। इंडिया में कौन सा होता है, साइमंस गेज, ठीक है। और दूसरा आपका इसका डायमीटर याद रखना है, हाइट याद रखनी है, बस इतना ध्यान रखना। और नॉन रिकॉर्डिंग क्यों कहते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं कहां की तरफ को, रिकॉर्डिंग की तरफ को। कहां की तरफ को बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग की तरफ को, ठीक है। तो दीज रेन गेज विच कैन गिव अ परमानेंट ऑटोमेटिक रेनफॉल रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ पेन माउंटेड ऑन अ क्लॉक ड्रिवन चार्ट। क्योंकि जो इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, जो ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, वो कौन देगा, आपका चार्ट की मदद से पता करोगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपके क्या हो जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रेन गेज। और आपको बता ही दिया, वेइंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट, फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन, ये क्या है, इसके मेनली टाइप हैं। कौन से, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेस, ठीक है। यही तो बात करी थी। तो सबसे पहले अब इसको जान लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो आपका है दैट इज, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई जानने की जरूरत नहीं है, नेसेसिटी टू अटेंड डज नॉट अराइज, मतलब आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आपको डाटा कलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है ना। और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एट एनी टाइम एज वेल एज टोटल रेनफॉल इज ऑब्टेन। तो ये तो फायदे, नुकसान कोई नहीं पूछ रहा आपसे, वो तो आपको खुद ही बता दोगे क्या फायदा है। और नुकसान क्या हो सकता है, पैसा ही हो सकता है ना। तो वही है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें ही आपका मेन है, ठीक है। अब आप आते हैं इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला आता है आपका वेइंग बकेट। क्या आता है, वेइंग बकेट। अब नाम ही पता चल रहा है, वेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, कंटेनर है, उसमें क्या लगे रहते हैं, उसके नीचे से आपके स्प्रिंग लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, स्प्रिंग लगे रहते हैं। और उसमें क्या होती है, बारिश इकट्ठा होती रहती है, और जैसे जैसे बारिश बढ़ते रहेगी तो उसका वेट क्या होते रहेगा, भारी होते रहेगा। और वेट भारी होता रहेगा तो एक करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनते रहेगा। उसके नीचे एक पेन अभी दिखा रहा हूँ डायग्राम, पेन माउंटेड हो गया, और उसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनते रहेगा। किस किस के बीच में, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच। किसके बीच में, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम। एक्यूमुलेटेड मतलब समझ रहे हो, इकट्ठा होते जा रही है। जब बारिश आपकी क्या होते जा रही है, इकट्ठा होते जा रही है। तो आपका जैसे बारिश इकट्ठा होते रहेगी तो उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। वेट क्या होते रहेगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे बढ़ते रहेगा टाइम के साथ तो बढ़ेगा ही, तो वैसे वैसे ग्राफ प्लॉट होते रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं मास कर्व। क्या बोलते हैं, मास कर्व। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेइंग बकेट टाइप कौन सा कर्व देता है, तो क्या देता है, मास कर्व, ठीक है। तो यही लिखा है, इट इज अ कॉमन सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिसीवर बकेट सपोर्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ लीवर बैलेंस और सम अदर वेइंग मशीन। The movement of bucket due to its increasing weight is transmitted to a pen which traces record or some marking on the clock driven chart. यही बात करी थी हमने, है ना। The instrument gives a plot of accumulated rainfall, सब बात कर रहे हैं, against elapsed time and the curve so formed is called mass curve. तो एक सवाल हमारा यहां पर और तैयार हो गया कि हमारा जो मास कर्व है वो किस किस के बीच में बनता है। तो किस किस के बीच में बनता है जी, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम। किस किस के बीच में बनता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम। अब ये ग्राफ कभी नीचे आ सकता है, ये टाइम के साथ ये ग्राफ कभी नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि वेट तो लगातार बढ़ेगा ही, है ना। वेट यहां से स्टार्ट हुई माना बारिश, तो वेट तो हमेशा बढ़ेगा ही, है ना। कांस्टेंट हो सकता है, हो सकता है। यहां पर क्या हो गया, माना कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों हुआ, अभी बारिश नहीं हो रही होगी इसका मतलब, है ना, कुछ टाइम के लिए बारिश नहीं हुई,
तो वहाँ पर बता दिया इस ड्यूरेशन में बारिश नहीं हुई, पता चल गया मुझे। फिर आपका फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है, फिर स्टेट हो गया ऐसे ही। तो इस तरीके का कर्व को हम क्या बोलते हैं, मास कर्व। अब जहाँ से ये बना आपने और जहाँ पर ये स्टेट होना शुरू हुआ, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टॉर्म पीरियड। ये हमारा क्या था, फर्स्ट स्टॉर्म पीरियड। और ऐसे ही जहाँ से फिर से बना और जहाँ से स्टेट हुआ, इसको क्या बोल देंगे, सेकेंड स्टॉर्म पीरियड। इसको क्या बोल देंगे, सेकेंड स्टॉर्म पीरियड, ठीक है ना। और किस किस के बीच में बनता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच, ठीक है। कहानी आपको पता चल ही गई है, कहानी आपको सारी पता चली है, किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। देखो ये आपका लगा है फनल, बारिश हुई, इस फनल से बारिश इसमें आई, कलेक्टिंग बकेट है, और जैसे जैसे इसका वेट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या लगा है, स्प्रिंग लगा है, ठीक है। वेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो स्प्रिंग क्या होगा, दबेगा, और स्प्रिंग के साथ क्या माउंटेड होगी, आपकी पेन, क्या माउंटेड होगी, ये पेन आर्म। तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग इस चार्ट में क्या करते रहेगा, वो ग्राफ बनाते रहेगा इस, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा ना, ये वेट बढ़ा तो ये चार्ट ऊपर को ऐसे बनते रहेगा बस, और टाइम के साथ बनी रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेइंग बकेट टाइप। क्या बोलते हैं, वेइंग बकेट टाइप। कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक है। नापते कैसे हैं, क्या कहाँ कितने बजे जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो कोई आपका हेडेक नहीं है, ठीक है। आपका हेडेक क्या है, क्या क्या करता है, कैसे काम करता है, बस इतनी हेडेक आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग बकेट टाइप में क्या होता है, बेसिकली एक 30 सेंटीमीटर साइज का सर्कुलर रेन गेज होता है, अडॉप्टेड एंड यूज बाय यूएस वेदर ब्यूरो। अब टिपिंग बकेट की सबसे ज़्यादा सूटेबिलिटी कहाँ होती है, पहले सुन लो, हिली एंड इनएसेसिबल एरिया। कहाँ यूज होता है, बेसिकली हिली और इनएसेसिबल। इनएसेसिबल मतलब जहाँ पहुँचना क्या है, थोड़ा दुर्भर है, कठिन है, तो वहाँ पर यूज होता है आपका कौन सा, टिपिंग बकेट टाइप। कौन सा यूज होता है, टिपिंग बकेट टाइप। तो टिपिंग बकेट टाइप में क्या होते हैं, छोटे छोटे बकेट लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, बकेट। और जैसे ही उस बकेट में 0.25 mm रेनफॉल कलेक्ट होती है तो टिप करके दूसरे वाले को उसकी प्लेस में ले आता है, टिप करके दूसरे वाले को प्लेस में ले आएगा। और उसके साथ साथ अब देखो, जैसे 0.25 mm में एक बार ज़्यादा टाइम लगा, एक बार कम टाइम लगा, तो ज़्यादा टाइम लगा इसका मतलब इंटेंसिटी कम थी, और कम टाइम लगा मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा थी। तो ये क्या करता है, करस्पॉन्डिंग ग्राफ दे देता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और टाइम के बीच में। किस किस के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और टाइम के बीच में। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और किसके बीच में, टाइम के बीच में। और इस कभी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, किसी कम हो सकती है, कभी इतनी हो सकती है, कभी और ज़्यादा हो सकती है, तो डिपेंड करेगा कितने 0.25 mm भरने में कितना टाइम लगा, है ना। तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं हीटोग्राफ। बहुत ज़्यादा हाइड्रोग्राफ में कंफ्यूजन मत करना, इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, हीटोग्राफ। क्या बोला जाता है, हीटो, स्पेलिंग गलत होगी ना, क्या है, क्या होगी स्पेलिंग, गुड। ये जब से फोन आया है ना, क्या होता है, ऑटोमेटिक कुछ ऑटो करेक्ट, कुछ भी लिख दो, हल्का सा लिख दो, सारी स्पेलिंग दे देगा, वो सब भूलते जा रहा है आदमी। आप खुद देखो, मैं तो अब स्पेलिंग सभी भूल गया हूँ थोड़ी बहुत, खुद आप देखना, कुछ लिखने बैठना है, फिर बताओ, साइमल्टेनियसली लिखो, बोलूँगा अभी लिख नहीं पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इट इज़ अ 30 सेंटीमीटर साइज्ड सर्कुलर रेन गेज अडॉप्टेड और यूज बाय यूएस वेदर ब्यूरो। It has 30 centimeter dia sharp as receiver and at the end of receiver is provided the funnel. ठीक है। अब क्या कह रहा है, pair of bucket are pivoted under this funnel in such a manner that when bucket receives 0.25 mm, important, कितना mm के बाद टिप करेगी, तो कितने mm के बाद 0.25 है, precipitation it tips discharging its rainfall into the container, वो क्या कर देगा, कंटेनर में उसको डाल देगा, ठीक, bringing the other bucket in the, और उसके जगह में क्या ले आएगा, दूसरा बकेट लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा कौन, टिपिंग बकेट। और करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनते रहेगा किस किस के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटोग्राफ। क्या बोलते हैं, हीटोग्राफ, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है, ठीक है। जो हाईलाइट चीजें हैं वही बता रहा हूँ, एक तो 30 सेंटीमीटर साइज सर्कुलर, ये 0.25 mm टिप, ये सब ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और ग्राफ किसके बीच में देता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात केवल रेनफॉल कलेक्शन की नहीं हो रही है, यहाँ इंटेंसिटी भी दे रहे हैं, ड्यूरेशन भी दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोल दिया, रिकॉर्डिंग। और सूटेबिलिटी कहाँ है बताया, हिली एंड इनएसेसिबल एरियाज। कहाँ यूज होता है, हिली एंड इनएसेसिबल
और उसी के लिए अभी जो आया, मैंने कहा जो मॉडर्न आया है उसमें टेलीमेट्रिक टाइप भी है, पर अभी तक जो पेपरों में आता है वो टिपिंग बकेट ही आता है। हिली इनएक्सेसिबल एरिया एक्चुअली कौन सा यूज होता है, तो वहाँ पर टिपिंग बकेट ही मानना है जब तक टेलीमेट्रिक टाइप दे नहीं रहा हो, है ना। तो टेलीमेट्रिक टाइप इतना अभी दिखाते भी नहीं है सिलेबसों में, बुकों में भी एकदम आया नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। टिपिंग बकेट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ पेन टू मार्क ऑन क्लॉक ड्रिवन रिसीविंग ड्रम विच कैरीज द रिकॉर्डेड सीट। दीज इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट आर रिकॉर्डेड एट द कंट्रोल रूम फार अवे फ्रॉम द रेन गेज स्टेशन। तो ये जो डाटा है आप दूर भी कलेक्ट कर सकते हो, तभी मैंने क्या कहा हिली एंड इनएक्सेसिबल एरियाज में इसकी क्या है सूटेबिलिटी है, ठीक है ना। द इंस्ट्रूमेंट इज फर्दर सुटेड फॉर डिजिटलाइजेशन द आउटपुट सिग्नल। तो इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके रहते हैं ये, जैसे ही 0.25 mm रेनफॉल कटेक्ट होगी तो टिप करके दूसरे को ले आएगा और ये पानी नीचे डाल देगा, और उसका जिस हिसाब से वेट बढ़ते रहेगा वो करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनते रहेगा इसके बीच में, किस किस के बीच में, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड टाइम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका हीटोग्राफ। क्या बोलते हैं, हीटोग्राफ। इंपॉर्टेंट टर्म, टिपिंग बकेट में जो बकेट होती है कितना पानी कलेक्ट करने के बाद टिप करती है, उसका डायामीटर कहाँ यूज होती है, किस किस के बीच में ग्राफ देता है, ठीक है ना, किस किस के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, और उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं। तो एक टॉपिक मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, छोड़ नहीं दे रहा हूँ, पढ़ा दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो एक तो मास कर्व भी हो गया जो किस किस के बीच में बन रहा है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम, और एक आपका ये हीटोग्राफी हो गया जो किस किस के बीच में बन रहा है, इंटेंसिटी और टाइम। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना, समझ रहे हैं ना। इतनी बात क्लियर होगी। एक बार ऑनलाइन वाले बिल्कुल सो गए हो क्या, ऑनलाइन वाले तो आज बोल ही नहीं रहे। तीसरा है फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, एक तो यही आता है कि फ्लोटिंग टाइप का दूसरा नाम या नेचुरल साइफन का दूसरा नाम क्या है, तो ये क्या है, फ्लोटिंग टाइप है। क्या है, फ्लोटिंग टाइप, ठीक है। इंडिया में जो रिकॉर्डिंग रेन गेज यूज होता है नेचुरल साइफन, नॉन रिकॉर्डिंग साइमंस। कंफ्यूज नहीं करना, ये नाम एक ही जैसे लग रहे हैं, नेचुरल साइफन और वो क्या है, साइमंस गेज, ठीक है। उसके बाद इसमें भी सेम वही फंडा है जैसे वेइंग बकेट का था, ठीक है। तो इसमें क्या लगा रहता है, कोई हल्का सा वेट होता है जो फ्लोट करते रहता है, तभी तो नाम क्या रखा, फ्लोट टाइप। अब जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो वो ऊपर को आते रहेगा, और ऊपर को आते रहेगा तो उसके साथ पेन माउंटेड हो गया, ग्राफ बनते रहेगा, किसके बीच में, फिर से एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच। किसके बीच में, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका मास कर्व। क्या बोलते हैं, मास कर्व, ठीक है। द वर्किंग ऑफ दिस टाइप ऑफ रेन गेज इज सिमिलर टू वेइंग बकेट रेन गेज, सीधी बात है, ठीक है। पर यहां पर क्या हो जाएगा, अभी दिखाता हूं, फ्लोट। A funnel receives the water which collect in the rectangular container. A float is provided at the bottom of container and this float raises as the water level raises in the container. सीधी बात है, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा तो वो ऊपर को आते रहेगा, है ना। Its movement being recorded by a pen moving on the recording drum, actuated by the clockwork. जो क्लॉक वर्क है उसके साथ, मतलब हम किसके बीच में बन रहा है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में ग्राफ बन जा रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आपका मास कर्व। तो ये भी मास कर्व दे रहा है, इंडिया में रिकॉर्डिंग यूज होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लोट टाइप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समराइजेशन, ठीक है। व्हेन वाटर राइजेस साइफन रिलीज द वाटर आउटवर्ड थ्रू द कनेक्टिंग पाइप, दस ऑल द वाटर इन बॉक्स ड्रेन्ड आउट। दिस रेन गेज इज अडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड रेन गेज इन इंडिया, पहले हम बात कर रहे हैं। और कर्व ड्रॉन इज यूजिंग डाटा इज नोन एज मास कर्व ऑफ रेनफॉल, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो मास कर्व है किस किस के बीच में बनता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में। इसका मतलब मास कर्व कौन कौन दे रहा था, वेइंग बकेट और फ्लोटर टाइप। टिपिंग बकेट क्या दे रहा था, हीटोग्राफ। क्या दे रहा था, हीटोग्राफ। हीटोग्राफ और हाइड्रोग्राफ में कंफ्यूजन होती है, हाइड्रोग्राफ आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सेम हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए क्या करता है, बस ना याद करने की जरूरत है ना कुछ, ठीक है। तो ये है आपका, देख लो, ये फ्लोट लगा है, जैसे जैसे इसमें क्या होगा, पानी भरते रहेगा, ये फ्लोट ऊपर को आते रहेगा, ये फ्लोट रॉड है और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसी के साथ कहीं पर क्या लगे रहेगी, कुछ पेन वगैरह रहेगी ये रॉड के साथ, ये पिन पॉइंट। और ये क्या कर रहा है, ये ड्रम है और इस ड्रम में टाइम के साथ घूमते रहेगा और वो ग्राफ बनते रहेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मास कर्व। क्या बोल रहे हैं, मास कर्व। तो दैट इज कॉल्ड फ्लोट टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट टाइप। इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट किसी को, एक टॉपिक और हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो रेनफॉल रिकॉर्डिंग का भी हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ लिया,
हमने स्टार्टिंग से देखा है तो हमने हाइड्रोलॉजी क्या होती है पढ़ा, हमने वाटर साइकिल को जाना, हमने कैचमेंट एरिया क्या होती है देखा, हमने आपका वाटर बजट इक्वेशन क्या है, रिज लाइन क्या है, डिवाइड लाइन क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी अभी हमने समझी है। उसके बाद हमने देखा है प्रेसिपिटेशन क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा हमने, इंडेक्स ऑफ वेटनेस देखा हमने, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन देखे हमने, उसके बाद हमने क्या देखे, रेन गेज नेटवर्क की बात करी हमने, उसके बाद हमने एडिक्वेसी ऑफ रेन गेजेस की बात करी, उसके बाद रेनफॉल का डाटा रिकॉर्ड करने की बात करी, रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस की बात करी। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हो गया बारिश, देहरादून की बारिश नापनी है, कितने स्टेशन चाहिए पता चल गए, पता चल गए कैसे, ऑप्टिमम नंबर रेन गेजेस से, है ना, पता चल गए। अब ये भी अब क्या हुआ, बारिश नापनी है किससे नापोगे, रेन गेज से, ये भी पता चल गया। कितने स्टेशन चाहिए ये भी पता चल गया। अब माना आपको पता चला कि बारिश नापने के लिए मेरे को चाहिए थे 4 स्टेशन। कितने स्टेशन चाहिए थे, 4। कितने चाहिए थे, 4 स्टेशन। अब मैंने 4 स्टेशन इंस्टॉल कर दिए, है ना। अब माना इसमें से एक ने काम नहीं किया, इस वाले ने काम नहीं किया, या इस वाले की रीडिंग में आपको डाउट हो रहा, इस वाले की रीडिंग में क्या हो रहा, डाउट हो रहा, कुछ भी रीजन हो सकता है। आप तो अब ऐसा थोड़ा कि 24 घंटे उसके सामने खड़े रहोगे, अब आप उसको छोड़ के आ जाओगे, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इसने छेड़छाड़ कर दी, है ना, या डाटा ही कलेक्ट नहीं हुआ सही से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए है, ठीक है, तो आप बाद में भी बताना है, कमेंट वाले कमेंट भी कर सकते हो बाद में, कि मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग रेन गेजेस, अगर किसी जगह की बारिश नापनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ रेन गेज, रिकॉर्डिंग रेन गेज स्टेशन कितने चाहिए, 10%, ठीक है ना। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेन गेज स्टेशन कितने होने चाहिए, रिकॉर्डिंग रेन गेज, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ठीक, घर ही में कर दोगे क्लास वर्क में, ऐसा तो नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब इसमें से क्या हुआ, एक इनऑपरेटिव रहा, एक क्या रहा, इनऑपरेटिव, जिसने काम ही नहीं किया, ठीक है। अब इस जगह की बारिश को हम कैसे निकालेंगे, इस जगह की बारिश को हम कैसे निकालेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, कल हमारा फिर ये वाली बड़ी यूनिट है वो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें अब फिर हमारा क्या रहता है, एक तो हम थोड़ा बहुत ड्रॉट पढ़ेंगे, इसके बाद एवरेज रेनफॉल पढ़ेंगे, और उसके बाद डेड कर्व और डबल मास कर्व, ठीक है। तो ये यूनिट खत्म हमारी, ठीक है, तो ये यूनिट खत्म, और सबसे बड़ी यूनिट, मतलब ये समझ लो 20-25% हो गया फिर हमारा, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा। एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डाटा क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक स्टेशन क्या था, इनऑपरेटिव था, क्या था, इनऑपरेटिव था, या उसने काम नहीं किया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, आपको इसकी बारिश निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालूं मैं, अगर मेरे को 3 ने तो दे दिया रिकॉर्ड, चौथे ने नहीं दिया, एवरेज कर देते हैं, है ना। तो पहली मेथड यही है, एवरेज मेथड। कौन सी मेथड है, एवरेज मेथड, या अरिथमेटिक एवरेज मेथड भी बोल सकते हो। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी की पी क्या निकालना है, P4, या पी मिसिंग लिख देता हूं, इसको पी मिसिंग लिख देता हूं। तो पी मिसिंग बराबर क्या होगा बताओ तो, P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 अपॉन अपॉन, तो यहां से मेरे को क्या पता चल जाएगा, चौथे वाले में भी कितनी बारिश हुई है ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। चौथे वाले में भी कितनी बारिश हुई है ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। कितने परसेंट है वो क्वेश्चन, कितने परसेंट रिकॉर्डिंग रेन गेज होने चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है, कितने स्टेशन नहीं, ठीक है, वो निकल गया। अब मुझे मैं बताओ P1 P2 P3 P4 तो क्या है, उस जगह की रेनफॉल है ना। व्हाट इज N, है स्टेशन नहीं, नंबर ऑफ स्टेशन तो 4 हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिव स्टेशन है, ये कितने, कौन से स्टेशन है, नंबर ऑफ ऑपरेटिव। अगर P4 निकालना है तो क्या करोगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन 3 करोगे ना, तभी तो चौथे की निकलेगी, या ऐसा थोड़ा ना करोगे P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन 4, क्या करोगे P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन 3। तो N क्या है, यहां पर कंफ्यूज करता है बच्चा, ये नंबर ऑफ ऑपरेटिव स्टेशन है, क्या है, ऑपरेटिव स्टेशन, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टेशन नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटिव स्टेशन है, क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटिव स्टेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ये मेथड कब यूज करूंगा। अब देखो एक्यूरेट तो इतनी ज़्यादा है नहीं, पर मेथड यूज कब करूंगा तब इसकी बात हो रही है। लेट अस सपोज, मेरा यहाँ से ध्यान से देखना, मेरे पास 4 स्टेशन थे, P1 P2 P3 P4, और इन स्टेशनों की जो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन है, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब
30 से 35 साल, इसी साल थोड़ा लगाए होंगे, पहले से लगे आ रखे होंगे, है ना। तो इन स्टेशनों की जो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन है N1, N2, N3, N4 है। क्या है? N1, N2, N3, N4 है, क्योंकि लगे होंगे ना पहले से, बार बार थोड़ा चेंज करोगे, बार बार चेंज करोगे तो फिर डबल मास कर्व बनाओगे, तो कल बनाएंगे उसको, ठीक है। तो अब N1, N2, N3, N4 चार स्टेशन आपने, चार स्टेशनों की नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ये है। और इसमें से आपको ये पता चला कि P4 ने तो काम नहीं किया, P4 ने तो काम नहीं किया, पर इसकी नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन तो आपके पास होगी, है ना। तो इस मेथड का यूज तब किया जाता है जब, मेरी बात ध्यान से सुनना, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग स्टेशन इज विद इन द रेंज ऑफ ±10% ऑफ नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ इनऑपरेटिव स्टेशन। समझे इस बात को? नहीं समझे कोई बात नहीं। लेट अस सपोज यहां जो बारिश है, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन है 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर का 10% कितना हुआ? 100 का 10% कितना हुआ? 10 ही हुआ। अब ये मेथड तब सुटेबल ज्यादा है जब नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑपरेटिव स्टेशन वो क्या है? ±10% ऑफ रेंज ऑफ इसके 10% के रेंज में। मतलब कब तक सुटेबल है? 95 हो, 90 हो, 105, 110 तक चल जाएगा, तो तब आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका 10% क्या 10% ऊपर या नीचे तक चल जाएगा, पर उससे ज्यादा नहीं चलेगा, तो वहां तक ही इसकी सुटेबिलिटी है। तो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन क्या बोला मैंने? व्हेन नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग स्टेशन is within the range of ±10% of inoperative station. Normal annual precipitation of inoperative station. तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, या वहां पर इसकी सुटेबिलिटी है, इतनी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है, फिर क्या करूं? फिर मैं यूज करूंगा दूसरी मेथड, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेशियो मेथड। चलो इतना लिख लो, नॉर्मल रेशियो मेथड। ठीक हो गया? ठीक है, हो गया ना? ठीक है, हो गया। उसके बाद जो मैं दूसरी मेथड यूज करूंगा, अदरवाइज अगर ऐसी कंडीशन मुझे नहीं मिली तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा? नॉर्मल रेशियो मेथड। कब यूज करूंगा? जब 10% से ऊपर की कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम पैसे निकालते हैं, Px बराबर NX। Px मतलब क्या समझते हो? मिसिंग स्टेशन। Px का मतलब क्या है? जो स्टेशन में डाटा नहीं मिला है। NX अपॉन N इंटू P1 अपॉन N1 प्लस P2 अपॉन N2 प्लस। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन। कोई न्यूमेरिकल? नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब यहां पर Px क्या है? सॉरी, क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन निकालते हैं मिसिंग स्टेशन की, ठीक है। तो यहां पर Px क्या है? प्रेसिपिटेशन जो आपका निकालनी है मिसिंग स्टेशन की। NX क्या है? उस स्टेशन की नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन, उस स्टेशन की नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन। P1 N1 प्रेसिपिटेशन और उसकी नॉर्मल, P2 N2 उसकी प्रेसिपिटेशन उसकी नॉर्मल, और N क्या है? ऑपरेटिव। फिर से N क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेटिव, मतलब इनऑपरेटिव वाले को नहीं काउंट करना है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ किस तरीके से आता है। नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन दे रखी, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन दी है किस किस की? सभी लोग आंसर भी करेंगे। A, X, B, C। कितनी कितनी दी है? 700, 800, 900, 1000। कितनी दी है? 700, 800, 900, 1000। और ये बोला है कि प्रेसिपिटेशन एट x,
ए कॉमा एक्स कॉमा सी, ए कॉमा एक्स कॉमा सी इज 70 80 100, ठीक है। फाइंड किसकी छूट रही फिर है, बी की। प्रेसिपिटेशन एट, आपको क्या करना है, प्रेसिपिटेशन एट बी बताना है, प्रेसिपिटेशन एट बी आपको बताना है, ठीक है। अब मैंने एक्स वैक्स इसलिए लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए आपको, कि ऐसा मत सोचना कि एक्स पी एक्स लिखा है तो सर एक्स वाला ही लूंगा मैं या लूंगी, ठीक है। एक्स वाला नहीं लेना, आपको ये देखना है मिसिंग कौन है। यहाँ पर साफ साफ मैंने ये बता रखा कि प्रेसिपिटेशन ये मिसिंग वाले की है और उसकी नॉर्मल ये है, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है। तो ए कॉमा एक्स कॉमा सी और ए बी, ये ए की ये है और ये क्या है, ये 700 क्या है एन ए, ये क्या है एन एक्स, ये क्या है एन बी, ये क्या है एन सी, ये क्या है पी ए, ये क्या है पी एक्स, ये क्या है एन पी सी, क्या है पी सी। अब ये पी सी पी एक्स एन एक्स वाले वैल्यू मत रख देना आप, ये तो नोन है, ये वाली वैल्यू मत रख देना। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो इसमें पी एक्स कौन है, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें पी एक्स कौन है, पी बी कौन है, बी वाला, ठीक है ना। और उसी का जो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन वो है, वो कौन हो जाएगा एन बी वाला, ठीक है। तो आंसर बताइए 900 90। तो कुछ नहीं, कैसे करेंगे आपको पता ही है, पी बी निकालना है। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी है 900 बटे ऑपरेटिव स्टेशन कितना है, इस बार 3 ही है, ऑपरेटिव कितने हैं 3 ही है, अपॉन पी ए अपॉन एन ए 70 बट्टे 700 प्लस 80 बट्टे 800 प्लस 100 बट्टे 1000, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो गया अंदर, तो कितने हो गए 3/10, 3/10 है ना। तो 900/3 इंटू दैट इज 3/10, ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना आपको समझना है और कल हम इसके आगे को बढ़ेंगे, कल हम इसके क्या करेंगे आगे को बढ़ेंगे। और किसी को यहाँ पर mm या सेंटीमीटर, चलो जो भी है वो तो यूनिट मैंने क्या दिया है मुझे भी नहीं पता है, तो जिस यूनिट में भी दिए होंगे वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक 10% वाला क्यों यूज नहीं किया, तो कहाँ यूज किया, देखो 10% से ऊपर जा रहा है। इसकी नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी है मिसिंग वाले की 900 है, 900 का 10% कितना हुआ 90, तो 90 हुआ तो 800 तक जाना चाहिए, 700 भी जा रहा है ना। तो इसलिए मैंने नॉर्मल रेशियो मेथड यूज की, ठीक है, क्लियर, ठीक है। जो भी यूनिट है कोई बात नहीं, यूनिट तो आप अपने हिसाब से मान लो, mm है तो mm मान लो, सेंटीमीटर है तो वो सेम यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं पर भी किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। और कल हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक रहेंगे हमारे हैं, एक तो हम पढ़ेंगे ड्रॉट। अब हमने जब मिसिंग डाटा भी निकाल दिया तो अब हमको क्या निकालना है एवरेज डाटा भी निकालना है, एवरेज कितनी बारिश हुई है तो वो कैसे निकालते हैं। फिर कहीं अगर कोई रेनफॉल में एक सडन चेंज आ रहा है तो कंसिस्टेंसी चेक भी करना है, दैट इज डबल मास कर्व। फिर एक और आता है डेड कर्व, उसको भी हम पढ़ेंगे, और फिर ड्रॉट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी और इवन इवेपोरेशन को भी हम कुछ हद तक आगे को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है। फिर इवेपोरेशन के बाद आपका इनफिल्ट्रेशन मतलब नेक्स्ट है, तो कौन सा लेक्चर रहेगा हमारा चौथा। तो चौथे लेक्चर तक हम इनफिल्ट्रेशन तक कंप्लीट कर देंगे। फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, इसके न्यूमेरिकल वो आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो चौथे लेक्चर तक हमारा ये कहानी कंप्लीट हो जानी है इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। उसके बाद फिर आपका रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ वगैरह,
ठीक है, हाइड्रोग्राफ मेन है, कुछ इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। एक और आएगा इसमें स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट और फिर फ्लड फ्रीक्वेंसी स्टडीज़, और ये तो नेक्स्ट आपका जो आपका वो क्या बोलते हैं एक्विफर, एक्विक्लूड, एक्विफ्यूज वाला है ना, वो ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, तो वो तो आप यहाँ भी पढ़ोगे ही, इन्वायरमेंट में भी पढ़ ही दिया है आपने, शायद परसों सुन रहा था मैं, ठीक है, और आगे सॉइल में भी पढ़ोगे, तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक